अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। पिछली वीडियो में हमने देखा सिंपल पेंडुलम के बारे में, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। ये उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम, पहला पॉइंट है, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड। अच्छा, एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही होती है, जो कि ऑसिलेट कर रही होती है। ठीक है, जो वो फोर्स जो उसको मीन पोजीशन की तरफ ला गए, जैसे कि हम किसी भी मास को, अभी पिछली वीडियो हमने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके गए। जब हम पॉइंट बी पे लेके गए तो एक फोर्स उसके ऊपर लग गई जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने में मदद दे रही है। तो वो जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जितनी दूर लेके जाओगे आप बॉब को, मास को, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो फोर्स पैदा होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं अगर उसको लेफ्ट राइट साइड पर, तो वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। द पाथ ऑफ बॉब इज नॉट स्ट्रेट लाइन बट आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस एल। अब इन्होंने ये कहा, जो हमने पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, कि ये जो बॉब का जो पाथ होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो एक कर्व होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको इतना स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो इतना स्मॉल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्क बनती है, बट द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस एल, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्क होती है वो एक स्ट्रेट लाइन उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नियरली वो स्ट्रेट लाइन होती है, 100% नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जिसको हमने डिटेल में पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। और उसका ये जो रेडियस होगा उस आर्क का, वो एल होगा। कोई भी चीज़ जो कर्व में मूव कर रही है, पाथ बना रही है, कर्व पाथ, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो एल है। और रेडियस हम किसको कहते हैं? सेंटर पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक का जो फासला होता है, या सर्किल के एंड सर्किल तक का जो फासला होता है, उसको हम रेडियस कहते हैं। यहाँ हम रेडियस को एल से ज़ाहिर करें, यानी कि रस्सी की लेंथ। ठीक है, अच्छा, लेट द टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। अब हम लेट करें कि जो टी है वो टेंशन है जो रस्सी में पैदा हो गई, ये भी एक फोर्स है। व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। जब पार्टिकल को, जो मास है हमारा, उसको हम पॉइंट बी पे ले जाते हैं, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, एक टेंशन और एक उसके अपोजिट फोर्स, जिसको हम कहेंगे डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देते हैं। टेंशन के अपोजिट डब्ल्यू ऑफ वाई होती है, और फिर उसके परपेंडिकुलर डब्ल्यू ऑफ एक्स होती है, उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है, और जो एक्चुअल वेट होता है वो तो ज़मीन की तरफ होता है। तो जब हम उसको पॉइंट बी पे ले जाते हैं, तो वो जो फोर्स होती है जो बॉब पे लग रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, वो दो हिस्सों में टूट जाती है। इसको याद रखना है। अच्छा, पहला पॉइंट। अच्छा, ये सब पॉइंट है। एम जी, द वेट ऑफ द पॉइंट बॉब एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये एम जी जो वेट है, ये तब है जब आपने बॉब को डिस्प्लेस नहीं किया था। एम जी, जिसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। टी इज द टेंशन अलॉन्ग द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के अंदर यानी कि रस्सी के अंदर जो फोर्स पैदा होती है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको टेंशन भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द वेट एम जी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो हमने स्केलर वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहते हैं, ये दोनों कंपोनेंट जब हम तोड़ते हैं वेट के, तो आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आपस में उनका एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में अगर आप देखें, दो साइडों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। पॉइंट वन, कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी अलॉन्ग द स्प्रिंग इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यानी कि जो अलॉन्ग द स्प्रिंग कंपोनेंट होगा उसको कहेंगे एम जी कॉस थीटा, जो टेंशन के बिल्कुल अपोजिट है। सेकेंड पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यानी कि जो रस्सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, वो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। अब एम जी साइन थीटा से मुराद यानी कि डब्ल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, सॉरी, डब्ल्यू एफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। अब डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एम जी के, तो हम कहते हैं एम जी साइन थीटा।
ठीक है, बहुत इजी है। तो यही वो फोर्स है डब्ल्यू ऑफ वाई, जिसको हम एम जी साइन थीटा कहते हैं, जिसकी वजह से बॉब जो है वो आगे पीछे हरकत करता है, टू एंड फ्रो मोशन में होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। मैं मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, since there is no motion of bob along the string, so the component of mg cos theta must be equal to tension in string t। अच्छा, कोई भी मोशन नहीं होगी एम जी कॉस थीटा की वजह से, यानी कि डब्ल्यू ऑफ एक्स की वजह से, क्योंकि वो तो टेंशन के अपोजिट है और वो कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, वो फोर्स बिल्कुल नल हो गई है, और जिसकी वजह से मूवमेंट हो गई है, असल में वो क्या है, एम जी साइन थीटा। सेकेंड पॉइंट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, दस द रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज। अच्छा, असल में जो मोशन हो रही है वो एम जी साइन थीटा की वजह से हो रही है, यानी कि डब्ल्यू ऑफ वाई की वजह से हो रही है। अच्छा, और वो बराबर होगी, ये वो फोर्स है जो कि ऑसिलेशन की वजह बन रही है, और ये फोर्स नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हम इसको फोर्स कंसिडर करेंगे एम जी साइन थीटा। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है, इससे पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है, सो साइन थीटा बराबर है एक्स अपॉन एल। अब ये टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है, एक्स अपॉन एल। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह से। मैं बैक साइड जाता हूँ। देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एक देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जो आपको क्या कहते हैं, इंक्लाइंड शेप में जो आपको साइड नज़र आ गई है, जो साइड इंक्लाइंड है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और जो तीसरी साइड है वो बेस कहलाएगी। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब अगर देखें हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो भी एल है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, और इसी तरीके से बेस की भी एल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एक्स अपॉन एल, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और हम उसको लिख सकते हैं एल अपॉन एक्स, क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू एक्स है और हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है एल है, तो एक्स अपॉन एल के बराबर होगा साइन थीटा, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ से लिया है, एक्स अपॉन एल। अब इसी को हम पुट कर देंगे साइन थीटा की जगह, तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया, एक्स अपॉन एल। ठीक है, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो हमने काफ़ी पहले पढ़ा है फिजिक्स में, प्योर फिजिक्स में, तो उसमें जो फॉर्मूला हमें मिला था वहाँ से, एफ इजिकल टू एम है, बहुत मशहूर फॉर्मूला है। फोर्स बराबर होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो हम फोर्स की जगह एम ए भी लिख सकते हैं, तो एम ए है, क्योंकि ये लीनियर मोशन हमने इसको कंसिडर किया है, तो एम ए हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, एम डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा एम से एम कैंसिल होगा क्योंकि एम डिवाइड में जा रहा है, आप पहले कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया जी एक्स अपॉन एल। अब जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ये कांस्टेंट है। एल जो है लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं हो सकती, फिक्स होती है, रस्सी आप चेंज नहीं कर सकते, रबड़ की तरह नहीं है ये, तो ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो हम जी अपॉन एल की जगह कांस्टेंट लिख सकते हैं, इनको हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं। ठीक है, जब हम इक्वल को हटाते हैं, इक्वल और कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, और नेगेटिव साइन अपनी जगह, एक्स अपनी जगह। तो हमने ड्राइव किया कि एक्सेलरेशन बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम कंडीशन जो है वो पेंडुलम में हमें पूरी होती हुई नज़र आ गई। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर लिया इस डेरिवेशन के ज़रिए से भी कि पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, टाइम पीरियड जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, और ये एक ऐसा फार्मूला है जो नॉर्मली न्यूमेरिकल करते हुए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इसको
आप याद कर लें, अपने पास नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है, वी नो डैट। अच्छा, ये हमने पिछले चैप्टर से या पिछले टॉपिक से जो ये फॉर्मूला लिया है, एक्सेलरेशन बराबर होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है जी एक्स अपॉन एल के, ये हमने पीछे देखा था। इसी तरीके से जो टी है हमने पहले ड्राइव किया, ये भी 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखें तो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर ओमेगा का स्क्वायर बराबर है जी अपॉन एल। अब नेगेटिव से नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल होगा, दोनों तरफ नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड रूट लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल के। तो ओमेगा बराबर हो गया अंडर रूट जी अपॉन एल। टी जो कि टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी, तो स्मॉल टी जो इंस्टेंटेनियस टाइम होता है तो उसको मिलाना नहीं, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा की वैल्यू बराबर है जी अपॉन एल, तो ओमेगा की जगह हम जी अपॉन एल रखेंगे अंडर रूट में, ठीक है। और जब हम ये डिवाइड में, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन्वर्स लेते हैं, तो एल ऊपर चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या ड्राइव किया हमने, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल जो है न्यूमरेटर में है और जी जो है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, आपको टाइम पीरियड मालूम है, तो आप टाइम पीरियड का कैसे वर्कर ले लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। तो आप टाइम पीरियड की जो भी वैल्यू मालूम करेंगे उसको 1 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू रखिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो जाएगी। फार्मूला अगर ड्राइव करना तो ये फार्मूला बन रहा है फ्रीक्वेंसी का, जो कि बहुत आसान है ड्राइव करना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने जो डिस्कस किया, ये एक एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन की सर्कुलर मोशन में एप्लीकेशन है और स्प्रिंग मास सिस्टम में एक एप्लीकेशन है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशन को डिस्कस किए हैं।